संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। और यह प्रश्न इस चैप्टर में यह बताया गया कि हमारे मन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और हम लोग के द्वारा पर्यावरण पर क्या दुष्परिणाम पड़ता है, इसके भी प्रभाव को दिखाया गया है। तो सबसे पहले मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है? तो मानव और पर्यावरण में अन्योन्याश्रय संबंध है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण है तो मनुष्य है। जिन प्लेनेट ग्रहों पर पर्यावरण नहीं मौजूद है वहां पर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा दुर्लभ ग्रह है जहां पर जल की मौजूदगी है, जिसके कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पर पर्यावरण भी मौजूद है, यही कारण है कि यहाँ पर मनुष्य का निवास है। इसलिए पर्यावरण है तो मनुष्य है। लेकिन बहुत सारे पर्यावरणविदों ने इसके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य दिए हैं, इसके बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं पर्यावरण और मनुष्य के संबंधों के बीच के। तो उसको ना मानव पर्यावरण संबंधों का परिप्रेक्ष्य कहा गया है। तो इसके तीन प्रकार। पहला है अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य के सोच वाले मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों को का मानना है कि मनुष्य के ऊपर पर्यावरण बहुत कम प्रभाव डालता है, उनका कहना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उन स्थानों पर भी रह लेता है जहाँ पर पर्यावरण बड़ा दुष्कर है, जैसे रेगिस्तानों में रह जाता है, साइबेरिया की ठंडी बर्फों के बीच में रहते हैं लोग, अमेजन के घनघोर जंगल में भी लोग रहते हैं, समुद्र के ऊपर भी लोग रहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य के जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि पर्यावरण का मनुष्य के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इस पर अल्पतमवादी, अल्प माने होता है कम। एक है नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य के सोच वाले मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मनुष्य जो है वह अपने सुख और कल्याण के लिए पर्यावरण का शोधन करता है, पर्यावरण का उपयोग करता है। अगर मनुष्य का सुख और कल्याण नहीं जुड़ा हो तो पर्यावरण का कोई महत्व नहीं है, ऐसा मानना है नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य के मनोवैज्ञानिक का। नैमित्तिक का मतलब होता है कारण, निमित्त, किसी के निमित्त, किसी के हेतु या किसी के कारण। एक है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य सर्वमान्य है और यह बिल्कुल सटीक है। क्यों? क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य के मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य अगर सकुशल है तो पर्यावरण सकुशल है, और पर्यावरण सकुशल रहेगा तो मनुष्य भी सकुशल रहेगा। पर्यावरण की खुशी में मनुष्य की खुशी छुपी हुई है, इसलिए पर्यावरण को बचाना चाहिए, इससे मनुष्यता भी बचेगी, मानवता भी बचेगी। इसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। अब आते हैं हम शोर पर। कर्कश ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में अप्रिय लगती है और ज्यादा डेसिबल की होती है, ध्वनि का ऐसा ही मात्रक डेसिबल होता है, ठीक ना? तो उसी को कर्कश ध्वनि कहते हैं। कर्कश ध्वनि से हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे अंदर बेचैनी, आपका हृदय गति बढ़ जाता है, आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। तो शोर को भी एक प्रदूषण माना गया है। इसके बाद आता है भीड़। भीड़ किसको कहते हैं? तो कम जगह में ज्यादा मनुष्यों का उपस्थित होना, ज्यादा घनीभूत हो जाना, उसको भीड़ कहते हैं। भीड़ भी आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर एक अस्थायी प्रभाव डालता है। इससे आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है, आपके अंदर एक आशंका उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है इस भीड़ के कारण। तो भीड़ भी आपके मन पर प्रभाव डालता है। और पर्यावरण में जैव और अजीव अजैव सारी चीजें आते हैं, पेड़ पौधे नदी पहाड़ झरने नहीं आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो भीड़ भी उसी का हिस्सा है, शोर भी उसी का हिस्सा है। इसके बाद हम जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का है वह है व्यक्तिगत स्थान। नृशास्त्री मनुष्य वैज्ञानिक हवेल जो थे 1959 ईस्वी में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के बीच की जो दूरियां होती है उसको व्यक्तिगत स्थान कहते हैं, और यह भी मनुष्य के मन पर अस्थायी प्रभाव डालता है। तो इन दूरियों को व्यक्तिगत स्थान कहते हैं। तो उन्होंने व्यक्तिगत स्थान को 4 भागों में बांटा है। उन दूरियों, दो व्यक्तियों के बीच की जो दूरियां होती है उसको उन्होंने 1959 ईस्वी में हावेल नामक वैज्ञानिक ने 4 भागों में बांटा है। पहला है अंतरंग दूरी। दो व्यक्तियों के बीच की जो दूरी होती है 18 इंच की दूरियां जो होती है उन दूरियों को अंतरंग दूरी कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की 18 इंच तक की दूरियों को क्या कहा जाता है? अंतरंग दूरी। जैसे पति पत्नी के बीच की जो दूरियां होती है
वह अंतरंग दूरी कहलाता है। ठीक ना। इसके बाद आता है वैयक्तिक दूरी। 18 इंच से लेके और 4 फीट तक की जो दूरियां होती है उसको हम लोग वैयक्तिक दूरी कहते हैं। जैसे दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं तो वैयक्तिक दूरी में बात करते हैं। 18 इंच से लेके 4 फीट की बीच की दूरी, इससे अपनापन का ज्यादा बोध होता है। वैसे तो अपनापन का सबसे ज्यादा बोध अंतरंग दूरियों में होता है, लेकिन इसके बाद वैयक्तिक दूरी में होता है। इसलिए इससे क्या होता है, एक दूसरे को लोग बखूबी से महसूस करते हैं, एक दूसरे के हाव भाव और सबको करीब से देखने का मौका मिलता है। एक होता है सामाजिक दूरी। 4 फीट से लेके 12 फीट की दूरी को सामाजिक दूरी कहते हैं। जैसे पिता पुत्र के बीच में, पिता और पुत्र जो है बेटा, उस दोनों के बीच की जो दूरियां होती है वह सामाजिक दूरी कहलाएगा, क्योंकि वो उतना करीब नहीं जा पाते हैं डर से। जैसे शिक्षक है, विद्यार्थी है, इसके बीच की दूरियां है सामाजिक दूरी। आपके समाज के जो चाचा काका लगेंगे, भाई लगेंगे, उन लोगों के साथ आपकी जो दूरियां होती है वह दूरी क्या कहलाता है, सामाजिक। और एक अंत में है सार्वजनिक दूरी। 4 फीट से लेके 25 फीट और उससे अधिक की जो दूरियां होती है उसको सामाजिक दूरी कहते हैं। जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, चाहे एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ लोग जो बैठे हैं वह उनके और मेरे बीच की जो दूरियां है वह कौन दूरी हो जाएगी, सार्वजनिक दूरी। सार्वजनिक दूरी में दूर दूर बैठकर भी लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि दूरियां, दो व्यक्तियों के बीच की दूरियां 4 प्रकार का है। एक अंतरंग दूरी जो 18 इंच कि दो व्यक्तियों के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच की दूरी। दूसरा होता है वैयक्तिक दूरी जो 18 इंच से 4 फीट के बीच की दूरियां होती है, जैसे दोस्तों के बीच की दूरी, सहेलियों के बीच की दूरियां। और तीसरा होता है जिसको हम लोग सामाजिक दूरी कहते हैं, जो 4 फीट से लेके 12 फीट के बीच की दूरियां होती है, जैसे पिता पुत्र और समाज के